नमस्कार। शब्दघोष के जनसरोकार में आपका स्वागत है। मैं मोहनलाल मोदी आज बात करूंगा सुश्री उमा भारती की। उमा भारती एक समय रामायण या रामचरितमानस इसका वाचन किया करती थी। ये उनकी किशोरावस्था का समय रहा होगा जब एक बार उनकी कथा वाचन का कार्यक्रम ग्वालियर के जयविलास पैलेस में संपन्न हुआ। उनकी जो वाक्शैली थी, जो तार्किक क्षमता थी, उससे राजमाता श्रीमती विजयाराजे सिंधिया प्रभावित हुई और जब कथा से निवृत्त हुई तो उन्होंने उमा जी के सामने राजनीति में आने का प्रस्ताव रखा। बहुत स्पष्ट रूप से अम्मा साहब का ये कहना था कि आपकी जो बोलने की शैली है, अपनी बात रखने का जो आपका तरीका है, वो व्यक्ति के हृदय को स्पर्श करता है। राजनीति में ऐसे लोगों की बहुत आवश्यकता है, आपको राजनीति में आना चाहिए। उमा भारती ने कहा कि राजनीति ये गंदी चीज है और मैं इस गंदगी में नहीं आना चाहती। अम्मा साहब ने कहा कि यदि हमें कहीं समाज में गंदगी दिखाई देती है तो हमें उसे साफ करना चाहिए और गंदगी को साफ करने के लिए गंदगी में उतरना पड़ता है, ये इसकी पहली शर्त है। लिहाजा यदि आपको लगता है कि समाज में गंदगी है और गंदगी सबसे बड़ी राजनीति में है, तो आपको उस गंदगी को साफ करना चाहिए, क्योंकि आप संत हैं, महात्मा है। सामाजिक दायित्व है आपका कि उस गंदगी को यहां से हटाएं और इसके लिए आपको गंदगी में आना पड़ेगा। यानी कि आपने कहा राजनीति गंदी है तो आप गंदी राजनीति में आइए, उसको साफ कीजिए आप। और यदि आप इतना भी नहीं कर सकते तो फिर आपको राजनीति को लांछित करने का कोई अधिकार नहीं है। ये बात उमा भारती को चुभ गई, क्योंकि बात सही कही गई थी। जिस प्रकार से उमा भारती की बातों को हृदय कैच कर लेता था, उसी तरह श्रीमंत विजयाराजे सिंधिया की बातों को भी लोग हृदय से ही लेते थे और उनकी बातें सीधी हृदय पे लगती थी। नतीजा, उमा भारती भाजपा में सक्रिय हो गई। एक समय ऐसा भी आया कि उनकी वाक्शैली इतनी प्रभावी हुई भारतीय जनता पार्टी पर कि वो एक प्रखर वक्ता, एक ओजस्वी नेता, एक फायर ब्रांड नेत्री, पता नहीं कितने नामों से वो भाजपा में फेमस होती चली गई। फिर राम मंदिर आंदोलन, विश्व हिंदू परिषद, आक्रामक तेवर उमा भारती के। उस वक्त भी 3 महिलाएं उत्तर मध्य भारत से चर्चाओं में थीं राम मंदिर आंदोलन में। नंबर 1 कैलाशवासी राजमाता साहब, श्रीमंत विजयाराजे सिंधिया, ऋतंभरा जी और उमा भारती। ऐसी उमा भारती में भाजपा ने काफी संभावनाएं देखी और उन्हें दिग्विजय सिंह की सत्ता को उखाड़ने के लिए भावी मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट कर दिया 2003। उस पर भी खरी उतरी उमा भारती, उस पर भी खरी उतरी, सरकार बनाई। बस यहां से उनका पराभव शुरू हो गया। मुख्यमंत्री बनने के बाद बहुत नजदीकी लोगों ने महसूस किया कि उनकी महत्वाकांक्षा बढ़ गई है और इतनी बढ़ गई है कि वो सारी मर्यादाओं को वो चकनाचूर कर देना चाहती है। अब उनका निगाह, उनका निशाना, अब उनका लक्ष्य था भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद और या फिर भाजपा की वर्तमान से हटकर भविष्य में आने वाली सत्ता के केंद्रीय धुरी में स्थापित हो जाना। इस बात को लेकर उनके जो गुरु थे तत्कालीन, लालकृष्ण आडवाणी, उनसे काफी ठन गई उनकी। नतीजा, एक सुनियोजित रणनीति के तहत उनका वारंट जारी हुआ। दिग्विजय सिंह उस पर प्रभारी थे, उस क्षेत्र के, यहां से ये वारंट निकला था। कांग्रेस के प्रभारी थे, वहां सत्ता कांग्रेस की थी और इन्होंने एक राष्ट्रीय हीरोइन, एक वीरांगना बनने के चक्कर में सत्ता को बाबूलाल गौर को सौंपकर और इन्होंने हुगली के लिए दौड़ लगा दी और सुनियोजित रणनीति के तहत उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई।
उमा भारती जी को वापस आना पड़ा। मीडिया के भी कहना चाहिए भावनाओं पर तुषारापात हो गया। उनको लग रहा था कि बड़ी हेडिंग मिलेगी, तिरंगा हाथ में लिए उमा भारती की फोटो फ्रंट पे छापेंगे भारत माता के पोज में। लौट के आई तो बाबूलाल गौर ने सत्ता वापस नहीं की। मामला आगे बढ़ा तो 2 की लड़ाई में तीसरे का फायदा हो गया। शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बन गए। अब देखिए आप, एक किशोरावस्था, सभी पचड़ों से दूर, प्रख्यात संत सुश्री उमा भारती, उसके बाद हिंदुत्व की प्रखर वक्ता उमा भारती, भाजपा की वरिष्ठ नेता, युवा नेता, जुझारू संघर्षशील नेता उमा भारती। ये समय आया, राजनीतिक अपरिपक्वता के चलते सत्ता के साथ भाजपा छोड़नी पड़ गई 11 महीने में बस, और जनशक्ति बनी। जनशक्ति में भी यही भाव रहा कि इस पार्टी में मुझसे अधिक कोई समझदार नहीं है, लिहाजा रघुनंदन शर्मा, प्रहलाद पटेल जैसे तपे हुए नेता भी इनको बहुत जल्दी छोड़ के चले गए। और एक समय ऐसा आया कि इनको भी लगने लगा कि अब अकेले क्या करेंगे, अपन भी चलो। और ये रायनाथ के हाथ में कमान थी और एक मध्यस्थता हुई और ये बहुत सहज भाव से चली गई। मंत्री पद मिल गया केंद्र में। अब क्या हुआ, भाजपा से जनशक्ति और जनशक्ति से अब सिर्फ केंद्रीय मंत्री, वो सब हट गया। ओजस्वी नेता, प्रखर नेता, ओजस्वी वक्ता, फायरब्रांड नेत्री, हिंदुत्व की पैरोकार, कुछ नहीं। क्या रह गया, केंद्रीय मंत्री बस। चरखारी की विधायक, झांसी की सांसद, भाजपा की सरकार की केंद्र की मंत्री बस, और नीचे आई। उपेक्षा शुरू हो गई। क्यों उपेक्षा शुरू हुई? क्योंकि आपने पहले भाजपा छोड़ी तो वो तो उसमें तर्क था कि आपकी सत्ता छीनी तो आपने भाजपा छीन ली, जनशक्ति बनाई आपने। आप जब लौट के आई तो जनशक्ति को सड़कों भी छोड़ दिया आपने, उमा जी। तो आप जनशक्ति की नेता भी नहीं रही और भाजपा में कहीं विलीन हो गई। अब आपका जो अलग से अस्तित्व था ना, वो खत्म हो गया। आपकी कार्यप्रणाली यहां भी ठीक नहीं हुई, यहां भी नहीं सुधरी। आप क्या किया आपने आगे चल के? आप धीरे से लोधी समाज की नेता बन गई हैं। अब बस लोधी लोधा, कोई बात आपकी जुबान पे शेष रही नहीं गई। समाज की बैठक में गई, आपने वहां क्लियर कर दिया कि मैं तो आऊंगी वोट मांगने, क्यों, भाजपा की मैं सदस्य हूं, लेकिन आप बाध्य नहीं है कि आप मेरी बात को माने और मेरी बात पे भाजपा को वोट दें। आपको जहां अच्छा लगे वहां देना, जहां आपको फायदा लगे वहां आप वोट करना, आप अपना नफा नुकसान देखकर वोट करना। यानी आपने भाजपा से लोधी लोधा समाज को मुक्त कर दिया, इस आशा के साथ कि लोधी समाज आपकी बात को मानेगा। यानी अब आप क्या रह गई, लोधी लोधा समाज की नेता। अब आप ना भाजपा की नेता हैं, अब आप ना हिंदुत्व की पैरोकार हैं, ना विश्व हिंदू परिषद की कोई महत्वपूर्ण इकाई है, ना जनशक्ति पे आपका कुछ रहा, ना जनशक्ति आपकी कुछ रही। अब आप क्या रह गई, लोधी लोधा समाज की नेता। इस पराभव से भी जब मन नहीं भरा तो अब किस पे आई आप? जातिवाद। ये थोड़ा संकुचित शब्द है, पर्याय एक ही है ये, समाज जाति, लेकिन संकुचित शब्द है जाति। आपको जहां देखा वहां बस लोधा या लोधी लोधा। मैं इस जाति का विरोधी नहीं हूं, बल्कि आप इस जाति को टारगेट पर ला रही हैं। नतीजा क्या निकला आपकी इस कवायद का, जो आपने जी जान से की। जब भाजपा की पहली सूची जारी हुई तो प्रीतम सिंह लोधी, जो भाजपा की पसंद थे ही नहीं, उन्हें पिछोड़ का प्रत्याशी बनाना पड़ गया। क्यों? आपकी जीत थी प्रीतम सिंह लोधी होना।
वो प्रीतम सिंह लोधी जिसे पूरा ब्राह्मण समाज खार खाए बैठा है, आपने उसको एक सोशल इंजीनियरिंग का हवाला देके कि यदि ब्राह्मण को पसंद ना आने वाला चेहरा उतरा तो जो रिजर्व कास्ट हैं वो प्रीतम लोधी को जिता देंगी। जीत हार का विषय नहीं था यहां सब लोग जानते हैं, आपकी प्रवृत्ति को जानते हैं, वह यहां जातिवाद था। जाति की नेता रह गई आप, इससे भी मन नहीं भरा आपका। अब जब मंत्री बनना थे, जब बिल्कुल चुनाव की बेला सामने है और एक जातिगत समीकरण जब बैठाने हैं, तो आपने फिर एक दबाव बनाया, मेरा प्रत्याशी। तो आपने किसका नाम लिया? राहुल लोधी का। इस कास्ट से अकेला यही नाम नहीं था, इस कास्ट से एक नाम और था, जालिम सिंह पटेल का। वो भी तो लोधी है। आपने उनकी बात नहीं की, आपने राहुल लोधी की बात की। क्यों? क्योंकि राहुल लोधी आपके भतीजे हैं और इस हद तक अड़ी आपके भाजपा को आपकी हट मानना पड़ी। यानी आप कहां गई? आप राष्ट्रवाद, हिंदुत्ववाद, समाजवाद, जातिवाद और अब आ गई आप परिवारवाद पर। उमा जी, भूल कर भी अब आप गांधी परिवार पे उंगली मत उठाना अब आप कभी भी, क्योंकि आपके बारे में कहा जाता है कि आप बहुत बात वाली महिला हैं। और अब जब आप राहुल लोधी की बात करती हैं, जालिम सिंह पटेल को नहीं चलने देती हैं आप। अरे कम से कम आप जातिवाद पे टिक जाती, लेकिन आप परिवारवाद पे आ गई आप कि आपने भतीजे के लिए आपने किया। और जालिम सिंह जो कल तक, एक दिन पहले तक आश्वस्त थे कि मैं शपथ लेने जा रहा हूं, एक नाम आया राहुल लोधी, क्योंकि वो उमा भारती के भतीजे हैं। इतना पराभव और अभी भी आपका मन नहीं भर रहा उमा जी, तो ये फिर अंत नहीं है, अंत बाकी है। क्योंकि आपको अभी भी याद नहीं आता, एक नाम आपको याद दिलाता हूं मैं, अशोक त्रिपाठी, भारतीय जनशक्ति का मध्य प्रदेश का अध्यक्ष। पत्रकारिता के नाते मेरे परिचय में है, एक समय में उनके संस्थान का एक पार्टी भी रहा हूं। ये वर्तमान जब आपसे बात कर रहा हूं तो मेरा अशोक त्रिपाठी से सिर्फ एक इंसान के नाते, एक पत्रकार के नाते बस मुइल मुलाकात है, इससे अधिक कुछ नहीं है। फिर भी मैं ये कहता हूं, आपको अशोक त्रिपाठी ध्यान नहीं है? वो अशोक त्रिपाठी जो संसदीय चुनाव लड़ने की क्षमता रखता है और जीतने का मादा रखता है, उस अशोक त्रिपाठी का नाम आपके चेहरे पे नहीं आता, आपकी जुबान पे नहीं आता। आप बिल्कुल भूल गई इस नाम को, जिस व्यक्ति ने करोड़ों रुपए आपके प्रचार में, प्रसार में और अरबों का समय आपके पीछे खपा दिया। वो जानता था सत्ता दूर दूर तक नहीं है, 4 विधायक जीत गए, यही बड़ी बात थी, लेकिन फिर भी वो आपके पीछे इसलिए लगा रहा कि उसकी निष्ठा है आप में। उन अशोक त्रिपाठी को आप बिल्कुल भूल गई। एक अवसर था आपके पास, आपके बहुत नजदीक व्यक्ति प्रीतम लोधी ने ब्राह्मणों का अपमान किया था, एक अवसर था उमा जी आपके पास, आप अशोक त्रिपाठी को आगे कर सकती थी। आप पूरे ब्राह्मण समाज को एक मैसेज दे सकती थी कि मैं आपके साथ हूं, प्रीतम ने जो किया वो उसकी गलती थी, वो उसकी भूल थी, मैं इसका प्रायश्चित कर रही हूं अशोक त्रिपाठी को आगे करके, ये बता के कि ब्राह्मण मेरे हृदय में रहते हैं। संत महात्मा हो के आपने इतनी बड़ी गलती कर दी। अशोक त्रिपाठी आपके नाम पे जीने वाला, मरने वाला आदमी, यदि आपकी तरफ वो पीट कर देता हूं माजी, शिवराज सिंह अभी तक उनको मंत्री पद और कैबिनेट मंत्री स्तर का पद दे चुके होते अभी तक, लेकिन उस आदमी ने आपसे पीट नहीं करी, उसकी सजा भुगत रहा है वो आदमी। और यदि आपने अशोक त्रिपाठी का भी सम्मान नहीं किया तो फिर आपसे कुछ उम्मीद करना ही बेकार है, और फिर आपका प्रभाव रुकेगा, इसकी भी संभावना दिखाई नहीं देती। क्यों? कि कहते हैं ना, कृतज्ञता ये सबसे बड़ा पाप है। आप संत हैं, मैं बहुत कम पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं, मुझे शोभा नहीं दे रहा कि मैं आपसे समझाइश भरी लहजे में बात करूं, लेकिन मुझे लगता है ये पराकाष्ठा है, आपके प्रभाव की पराकाष्ठा है। इतनी तो उम्मीद किसी ने आपसे की नहीं थी कि पूरी जनशक्ति को सड़कों पर छोड़ आई आप,
उस सिंधिया की बुराई करती जिसने अपने आदमियों को पदों में बैठा दिया। आपने क्या किया? आप तो सड़कों पर छोड़ के आ गई उन्हें। किनको? जिनने आपके लिए सत्ता छोड़ी थी धनतेरस के दिन। उस पार्टी को छोड़ा जो सरकार में काबिज थी, आप उनकी नहीं हुई। और चलो, उनका जो नेता था अशोक त्रिपाठी, आप उसी की बात कर लेती उमा जी, तो वो आपके शेष कार्यकर्ताओं को ठिकाने से लगा देता और कोई 4 लोग आपकी बात करने वाले भाजपा में पैदा हो जाते। इतनी अपरिपक्वता की उम्मीद उमा जी आपसे तो नहीं थी, लेकिन ताज्जुब है आपने कर दी। और अब जब चुनाव पीक पे आ चुका है, तब भी आपको एक नाम याद नहीं आ रहा। जनशक्ति में बस एक ही नाम था, प्रीतम लोधी, जो सिर्फ ग्वालियर में धम मचा रहा था। एक सामान्य मतदाता के नाते मेरा अधिकार है, जिन नेताओं से हम अपेक्षा करते हैं उनसे हम कड़वे बोल भी बोल सकते हैं। उमा जी, बेमनस्ता नहीं है आपसे, आपका प्रभाव देख के कष्ट होता है हृदय को। इसीलिए आपसे बोलते हैं, क्योंकि अधिकार है हमारा आप पे। आप गलतियों पे गलतियां करती जा रही हैं, इसका नतीजा आपके कार्यकर्ता भुगत रहे हैं। आप लाखों करोड़ों लोगों को नुकसान कर रही हैं आप। इसलिए अभी भी समय है उमा जी, संभलिए, पहचानिए अपने लोगों को, उनकी बात करना सीखिए। ये जाति और समाज से ऊपर उठिए आप। मादा बाकी है आप में। आपकी स्थिति तो ऐसी हो गई है जैसे वो हनुमान जी अपनी शक्तियां भूल गए थे ना, ऐसे आप भूल गई हैं। याद कीजिए कौन सा पाप हुआ, कौन सा शाप लग गया आपको, जो आप अशोक त्रिपाठी को ही भूल गई हैं आप। और मुझे शर्म आती है, आपके पास एक भी जामबंद नहीं है जो आपको याद दिला दे कि आपकी ताकत तो अशोक त्रिपाठी था। ज्यादा पक्ष रखा हो गया अशोक त्रिपाठी का, क्योंकि मध्य प्रदेश का कोई जिला ऐसा नहीं है जहां से भारतीय जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ता ने अशोक त्रिपाठी की बात ना की हो, सिवाय आपके। अर्जी हमारी, मर्जी आपकी। समय बाकी है, विधानसभा नहीं तो लोकसभा आ रही है। कुछ तो स्पष्ट करो माँ जी। मैं दावा करता हूं आप कार्यकर्ता को पहचानेंगी, कार्यकर्ता आपको पहचानेगा। वो आपको स्नेह करता है। बस इसी के साथ समापन चाहूँगा। भावुकता में कुछ ज़्यादा कह दिया हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ। फिर किसी मुद्दे के साथ सामने आऊँगा, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।